हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम की एक नई बुक सीरीज जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस सेमेस्टर सिक्स के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ये सीरीज जो बन रही है ये एसओएल ड्यू रेगुलर सब बच्चों के लिए बनाई जा रही है। अगर आपके पास इंटरनेशनल बिजनेस की बुक है, ये सब्जेक्ट है, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। इस सीरीज के अंदर हम एक एक करके सारे चैप्टर्स कवर करवाने वाले हैं। 10 अप्रोक्स चैप्टर हैं और सारी वीडियोस के लिंक, सारे चैप्टर्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप एक एक करके सारे लेक्चर्स वहां से वॉच कर सकते हो चैप्टर वाइज, ठीक है। और अगर किसी को इस बुक के नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स रेडी हो चुके हैं। नोट्स बाय करने के लिए स्क्रीन पे मेरा नंबर शो कर रहा होगा, इस पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर हमें नोट्स परचेज करने हैं। मिनिमम अमाउंट पे करके नोट्स को बाय कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम में सॉफ्ट कॉपी नोट्स होंगे, सारे चैप्टर्स शॉर्ट में कवर्ड होंगे, ठीक है। उसमें एक्सप्लेनेशन आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे प्रिपेयर करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने जा रहे हैं एसओएल की बुक का इंटरनेशनल बिजनेस जो है यूनिट 1 का चैप्टर नंबर है हमारा 1। फर्स्ट चैप्टर है, आज हम कवर करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग करिए सीरीज की और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर सिक्स के जिनके पास बुक नहीं है तो उनकी भी हेल्प हो सके। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड नेचर, फर्स्ट चैप्टर लेसन 1। ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट। यूनिट 1 लेसन नंबर 1, इंटरनेशनल बिजनेस डेफिनेशन, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पहले हम ये समझते हैं कि इसमें कंटेंट क्या क्या है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करेंगे कंटेंट, जिसमें हम इस चैप्टर के अंदर आज सीखेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस और नेचर। सेकेंड चीज हम सीखेंगे कि डिफरेंट एंट्री मोड्स इन इंटरनेशनल बिजनेस क्या क्या होते हैं। ग्लोबलाइजेशन हम पढ़ेंगे और ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये 3 बेसिकली चीज़ें हैं जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे हमारे चैप्टर 1 में। इंटरनेशनल बिजनेस, पहले आप इस वर्ड का मीनिंग समझो कि ये वर्ड होता क्या है। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। International business consists of transactions that are devised and carried out across national borders to satisfy the objectives of individuals, companies and organizations। कह रहा है कि इंटरनेशनल बिजनेस एक ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जो अलग अलग बॉर्डर्स क्रॉस करके दो देशों के बीच में होता है, और इसका उद्देश्य ये होता है कि दूसरे देशों के अंदर जाकर वहाँ के इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को और ऑर्गेनाइजेशंस को एक संतुष्ट तरह का हम बिजनेस सेटअप करके दे। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपका बिजनेस है जैसे इंडिया में, ठीक है, इंडिया में मान लो बर्गर सप्लाई होते हैं। क्या होते हैं? बर्गर। अब आपको अब्रॉड अपना बिजनेस बढ़ाना है, फॉर सपोज आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, ग्रो करना है। आपने क्या करा, आपने अमेरिका मीन्स यूएसए, फ्रांस वगैरह में अपना फ्रेंचाइजी खोलना चाहा और वहां पर बेचना चाहा। तो जब आप वहां पर फ्रेंचाइजी खोलोगे तो वहां के हर एक इंडिविजुअल्स की डिमांड पूरी करोगे। कंपनीज में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेंचाइजी जो है वो बर्गर वगैरह पहुंचाओगे और ऑर्गेनाइजेशंस में पहुंचाओगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बिजनेस है जो अभी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में चल रहा था, अब वो यूएस में फैल गया, और जब वो यूएस में फैलेगा तब उस चीज को हम इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मतलब कि अपने देश की, अपने इंडिया की, ये जो इंडिया है इसकी बाउंड्री क्रॉस करके जब आप दूसरे किसी देश में एंटर हो जाते हो कोई भी बिजनेस करने के लिए, तो वो इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएगा। क्लियर है? नीचे है नेक्स्ट पॉइंट। International business is the process of focusing on the resources of the globe and objective of the organization। इंटरनेशनल बिजनेस मेनली फोकस किस पे करता है? वो फोकस करता है रिसोर्सेज ऑफ द ग्लोब पे और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे।
एंड ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। एंड ग्लोबल बिजनेस जब होता है ना, ग्लोबल बिजनेस समझो पहले, ग्लोबल बिजनेस होता है जो वर्ल्ड वाइड होता है, वर्ल्ड वाइड होता है, ठीक है, पूरा वर्ल्ड वाइड। और इतने बड़े बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज जो मिलती हैं, अवसर जो मिलते हैं, और थ्रेट्स जो आते हैं, जो मुसीबतें वगैरह आती हैं, ठीक है, तो वो जो होती हैं अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, वो की पूरी इसकी उद्देश्य होता है संभालना। इंटरनेशनल बिजनेस डिफाइंड एज ग्लोबल ट्रेड ऑफ गुड एंड सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट। इसमें सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज शामिल नहीं होती, बल्कि इसमें इन्वेस्टमेंट भी शामिल होती है। मोर comprehensive view does not focus on the firm but on the exchange process. Free trade occur when a government does not attempt to influence through quotas or duties. देखो, जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, जब एक जगह से दूसरी जगह पे हम चीज़ों को पहुंचाते हैं, इस प्रोसेस के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस वगैरह लगाती है, बट हमें ये सब नहीं पे करना पड़ता अगर हमने पूरा सेटअप कर दिया है बिजनेस इंटरनेशनली, ठीक है। आगे लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, इसमें बहुत ज्यादा लेंथी करके आपको लिखा है, बट हम ना कोशिश करेंगे कि पूरे चैप्टर को शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे 20 से 35 मिनट में, ठीक है, 30 मिनट्स में। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के इंपॉर्टेंस क्या है, फायदे क्या होते हैं। पहली चीज, अगर देखो आपने अगर बर्गर की शॉप इंडिया की जगह यूएस में भी खोल दी, यूएस में भी मीन्स इंडिया में भी और यूएस में भी, तब होगा क्या, आप यहां से भी पैसा कमाओगे, यहां से भी पैसा कमाओगे। क्या हुआ, मीन्स आपका जो हायर रेट ऑफ प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, प्रॉफिट ऊपर जाएगा। दूसरी चीज, आपने बिजनेस इंडिया में खोला था, अब यूएस में खोल दिया, तो पहले एक बिजनेस था, अब कितने हो गए, अब दो जगह हो गए। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है एक्सपेंशन, एक्सपेंड हो रहा है बिजनेस। तो एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी बियॉन्ड द डिमांड ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री, ठीक है, कंट्री में जिस तरह से डिमांड है उस तरह से बिजनेस ग्रो कर रहा है। अगला है सर्व कंपटीशन इन ए होम कंट्री। सर्व्स सर्वर कंपटीशन इन होम कंट्री। होम कंट्री में हमने क्या है, होम कंट्री हो गई हमारी इंडिया, जिसके अंदर हमने बहुत सारे फ्रेंचाइजी लगा देंगे। फ्रेंचाइजी से क्या होगा, बहुत सारे हमारे सर्वर होंगे, ठीक है, अलग अलग जगह से अलग अलग कलेक्शन आएगा, कंपटीशन होगा। लिमिटेड होम मार्केट। इसका फायदा ये होता है कि होम मार्केट जो है वो लिमिटेड रहता है। पॉलिटिकल कंडीशंस इससे बेटर होते हैं। पॉलिटिकल कंडीशंस मीन्स होता है कानूनी, ठीक है, पॉलिटिकल्स। उसके बाद है सॉरी मेरी आवाज खराब हो रही है। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ, सॉरी भाई आवाज थोड़ी ऐसे, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजरियल कॉम्पिटेंस, ठीक है, तो इसका ही बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ मैन पावर ट्रांसपोर्टेशन। फिर नेक्स्ट आता है नियरेस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब फॉर एग्जांपल नियरेस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि आपको अपने घर के आसपास ही कच्चा सामान मीन्स रॉ मटेरियल मिल जाएगा, जैसे कि बंस मिल जाएंगे, क्रीम मिल जाएगी, मेयोनीज मिल जाएगी, आप बिजनेस को इजीली रन कर पाओगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मैन पावर मीन्स होता है किसी व्यक्ति को जब आप बिजनेस में रखते हो, सैलरी पर्सन जो होता है वो कॉस्ट ऑफ मैन पावर कहलाता है, ठीक है, वो आपके लिए जो काम कर रहा है वो मैन पावर जो है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। आगे लिखा है उसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आपको इसका एलपीजी का इस्तेमाल करेंगे और एलपीजी का बहुत ही ज्यादा अच्छा उपयोग होगा इसमें। टू इंक्रीज मार्केट शेयर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा ऊपर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन अक्रॉस बॉर्डर बिजनेस इज ड्यू टू फॉलिंग ट्रेड बैरियर्स। हमारे जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो जैसे कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस डिक्रीज कॉस्ट इन टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड फिर कैपिटल मार्केट्स। हमारे जो क्रॉस बॉर्डर है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, ट्रेड बैरियर्स खत्म हो जाएंगे, पूरी तरह से डिक्रीज हो जाएंगे, कॉस्ट कम आएगी बहुत ज़्यादा टेलीकम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की। उसके बाद है यहाँ पे इट एक्वायर मोर सेल्स। देखो बिजनेस आपको इंटरनेशनली लेके जाना है, जैसे कि आप लोगों को पता है। अब इंटरनेशनली बिजनेस में क्या होगा, इट एक्वायर्स मोर सेल, अब आपकी सेल इंक्रीज होगी,
businessmen will have to chance to expand their companies and to be known to be a country, और अदर्स कंट्री में अपना बिजनेस एक्सपेंड करने का चांस मिलता है। ठीक है, इस चांस से क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा, आपके न्यू प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज और सर्विसेज, ये तीनों चीजें इंक्रीज होंगी। ठीक है, आगे उसके बाद लिखा है यहाँ पे पॉइंट नंबर सेकंड, इट ओपन न्यू अपॉर्चुनिटीज, इससे हमारी न्यू अपॉर्चुनिटीज होंगी ओपन, जिससे कि आपको नए नए तरह के अवसर मिलेंगे। अवसर क्या होता है, अवसर मतलब होता है मौके, चांसेस। ठीक है, चांसेस किस चीज के भाई, चांसेस ग्रो करने के, आप फॉरेन कंपनी में अपना बिजनेस एक्सपैंड करने जा रहे हो, उसके साथ साथ आपको मैन पावर मिलेगी जो आपके बिजनेस को रन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, उसके साथ और क्या मिलेगा, आपको चांस मिलेगा आपको शेयर करने का कि आपकी स्किल्स और नॉलेज क्या क्या है। ठीक है, और इसी तरह से आप लोगों को हायर करोगे, हायर करने के बाद आप जो नीडी फैमिली है उन फैमिलीज की हेल्प करोगे, उनके एक मतलब फैमिली मेंबर्स को जॉब प्रोवाइड करके आप जॉब प्रोवाइडर बनोगे। ठीक है, इससे क्या होगा, लोगों की स्टडी और लिविंग जो है वो अच्छी होगी। आगे लिखा है इट गिव्स न्यू टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे लिखा है अदर कंट्री हैव इन्वेंटेड डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं इंडिया में क्या कर रहा हूँ, मैं बर्गर की शॉप खोल रखी है और मैंने ना एक 500 वाली मशीन ली है, और जो 500 वाली मशीन मेरी 1 घंटे में एक बर्गर बनाती है। ठीक है, मैं यूएस में जाऊंगा तो यूएस में सेम टेक्नोलॉजी थोड़ी होगी। यूएस के अंदर मान लो कोई ऐसी मशीन होगी जो 15,000 की होगी, 50,000 की हो, सपोज कर लो। ठीक है, और वो एक टाइम पे 1 घंटे में कम से कम 10 बर्गर बना रही है, तो मैं एक बना रहा था, वो 10 बना रही है। तो मैं क्या चाहूंगा कि वो मशीन इंडिया में भी हो और यूएस में भी हो। मैं यूएस से उसको इंडिया भी लाऊंगा, क्यों लाऊंगा, क्योंकि मेरा बिजनेस एक्सपेंड करना है, टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट करना है, बढ़ाना है। ठीक है, ये फोर्थ है यहाँ पे, इट यूटिलाइज द रिसोर्सेज, आपके जो रिसोर्सेज है, फॉर एग्जाम्पल रिसोर्सेज क्या, जैसे फ्यूल हो गया, मिनरल्स हो गया, और भी मैंने यूटिलाइज रिसोर्सेज हो गए, उन सबको एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है उसको। ठीक है, और ज्यादा, और जितना ज्यादा रिसोर्सेज का बेटर यूज हो सके उतना बेटर यूज कर रहा है अपनी इंक्रीज करने के लिए इनकम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोवाइड्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स। क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स मतलब कि जो यूनिक और यूजफुल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है ना, आप वो प्रोवाइड करोगे लोगों को ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे कि वो बिल्कुल हटके होगी, यूनिक होगी, क्वालिटी प्रोडक्ट होगी। इसकी वैरायटी अलग अलग हो सकती है, जो कि ब्रांड हो सकता है, प्राइस अच्छा हो सकता है, डिजाइन या फीचर्स कुछ अच्छे हो सकते हैं। हमारे बर्गर में कुछ स्पेशलिटी डालनी पड़ेगी, उस स्पेशलिटी से क्या होगा, जैसे हम उसमें स्पेशलिटी डालेंगे उससे वो और ज्यादा ग्रो करेगा। पॉइंट नंबर 6 है इट हेल्प्स इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इंक्रीज होगा, वो हेल्प करेगा उसको बढ़ाने में। ठीक है, क्योंकि हम लोकल में तो काम कर ही रहे हैं इंडिया में, इंटरनेशनली भी काम करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज होगा और वहां पे अर्निंग होगी और बहुत ज्यादा फ्रेंचाइजी फैलेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हेल्प मिलेगी हमको और वहाँ के सिटीजन्स को भी, स्पेशली उन लोगों को जो वहाँ के सिटीजन्स हैं। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट्स जो है यूएस की, उनको भी हमारे बिजनेस से बेनिफिट होगा। इट एक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, अब यहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जो बढ़ेंगी। इन्वेस्टमेंट होता है जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाने की इच्छुक ताक में है आपके बिजनेस में, वो आएंगे और वो पैसा लगाएंगे, और जब वो पैसा लगाएंगे उससे क्या होगा, आपके ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होंगे, कम्युनिकेशन इंक्रीज होगी, और बिजनेस पार्टनर्स और कंज्यूमर्स कस्टमर्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे। और जब ये इंक्रीज होंगे तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जिससे आपका पब्लिक विजन बढ़ेगा। नेचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, अब हम देखेंगे इसकी नेचर क्या है। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, आप फॉरेन में बिजनेस करने जा रहे हो तो पहली चीज आती है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, आपको हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है। बिजनेस डालने जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छी लोकेशन क्या है, रेंट क्या है, वहाँ के सामान का खर्चा कितना होगा, सैलरी कितनी देनी है, बिल इलेक्ट्रिसिटी कितना आएगा, टेबल चेयर मेज वगैरह जो लगानी है, वो सब इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपका इंफॉर्मेशन नॉट ओनली एक्यूरेट बट शुड बी टाइमली। इंफॉर्मेशन नॉट एक्यूरेट, सिर्फ एक्यूरेट होना जरूरी नहीं है, टाइमली होना भी जरूरी है। ठीक है, द साइज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस शुड बी लार्ज, अगर आप बिजनेस इंटरनेशनली लेके जा रहे हो तो उसका साइज मैटर करता है। साइज जितना बड़ा बिजनेस फैला होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा।
मार्केट सेगमेंटेशन हो सकता है बेस्ड ऑन जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, मींस आपके प्रोडक्ट वाइज सेगमेंटेशन हो सकती है। मींस होता है सेगमेंटेशन, पहले आप समझो, सॉरी, ये एक हॉल है, ये कमरा है, ठीक है। इस कमरे में मैंने 4 पार्ट कर दिए, 4 पार्ट है, नंबर 1, 2, 3 एंड 4। सेगमेंटेशन किसको बोलते हैं? सेगमेंटेशन मतलब होता है कि इसमें जो है बेबीज की प्रोडक्ट होंगे, बेबीज मतलब छोटे बच्चों के, इसमें जो है 12 से 15 ईयर्स के बच्चों के प्रोडक्ट होंगे, इसमें लेडीज के, इसमें जेंट्स के, बड़े लोग के, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सेगमेंटेशन कर दिया। यहाँ पर 20 लोग अगर खड़े हैं तो ये 20 लोगों को ये नहीं देखना पड़ेगा कि हमें जाना कहाँ है। इन लोगों को पता है, अगर कोई बड़ा है तो उसको पता है रूम नंबर 3 में जाना है, अगर कोई छोटा बच्चा है तो बेबीज के रूम नंबर 1 में मिलेंगे। तो ये सेगमेंटेशन होता है, जिससे एकदम इजी हो जाता है लोगों के समझना। अगला आता है इंटरनेशनल मार्केट हैव मोर पोटेंशियल देन डोमेस्टिक मार्केट। जो इंटरनेशनल मार्केट है वो डोमेस्टिक मार्केट से बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एक्सपेंशन मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रेड को किस तरह से बढ़ाना, ग्रो करवाना। 30 साल पहले वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपेंडेड 200 बिलियन टू ओवर 7.5 ट्रिलियन। कह रहा है कि 30 साल पहले इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपेंड हुआ था, वो 200 बिलियन बढ़ा था, जबकि 7.5 ट्रिलियन जो है उसके पैसे थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द सेल ऑफ फॉरेन एफिलिएट्स टू मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आर नाउ ट्वाइस एज हाई एज ग्लोबल एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे लिखा है रिसेंट चेंज इन इंटरनेशनल बिजनेस। रिसेंट चेंज जो हुए हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, टोटल वर्ल्ड ट्रेड डिक्लाइंड ड्रामेटिकली आफ्टर 2000 बट इट अगेन ऑन द राइज। कह रहा है टोटल वर्ल्ड ट्रेड जो है वो डिक्लाइन हो गया था ड्रामेटिकली आफ्टर 2000, इस 2000 ईयर से बाद में। द रेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज एक्सिलरेटिंग। यहाँ पे लिखा है जो एक्सिलरेटिंग, इसका मतलब होता है कि एकदम तेजी से भाग रहा है, जो ग्लोबलाइजेशन रेट है वो भाग रहा है। उसके बाद लिखा है regionalization is taking places resulting in trading blocks. The participations of countries in world trade is shifting, ठीक है। द पार्टिसिपेशंस ऑफ कंट्री, जो भी पार्टिसिपेशन कंट्रीज हैं इन वर्ल्ड ट्रेड इज शिफ्टिंग, वो बदलती जाती है। हाँ, पॉइंट नंबर 3 था रीजनिंग एंड टेकिंग प्लेसेस रिजल्टिंग इन ट्रेड ब्लॉक्स। जब क्या होता है, जब रीजलेशन होता है, जब बहुत सारी जो कंट्रीज है वो एक ही शहर में आती है, तो इस जगह पर ट्रेडिंग ब्लॉक्स होते हैं। ट्रेडिंग ब्लॉक मतलब होता है किसी का माल ज्यादा नहीं बिकता जब एक जैसी क्वांटिटी में सारे आते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री लेने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, मोड्स हैं, वे हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, व्हाटएवर। यहाँ पे लिखा है पहला तरीका है वो है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है? देखो, इंपोर्ट होता है जब आप माल को मंगाते हो, उसको इंपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। फॉरेन कंट्री से इंडिया में माल आ रहा है तो वो क्या है? इंपोर्ट है। अगर ये माल फॉरेन कंट्री में जा रहा है, मींस यूएसए में जा रहा है, तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट एक तरीका है, आपको घुसना है ना यूएस में, तो आप एक्सपोर्ट करो, आप जा रहे हो वहां पे माल लेके तो घुस पाओगे, ठीक है। तो एक्सपोर्ट डील्स विद फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिजिकली मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है एक्सपोर्ट का पार्ट होता है। वन प्लेस टू अनदर थ्रू ए कस्टम पोर्ट। कस्टम पोर्ट क्या होता है? जहां पर कस्टम ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती है जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री क्रॉस होती है। रूल्स ऑफ द बोथ कंट्री ऑफ ओरिजिन, कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, डिपेंडिंग अपॉन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर के ऊपर इन्वॉल्वमेंट डिपेंड करता है। एक्सपोर्टर कैन बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एक्सपोर्टर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्टर, एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स। डायरेक्ट एक्सपोर्टर export their goods and services in their own name and the buyer directly remitted proceeds. डायरेक्ट एक्सपोर्टर जो होते हैं वो डायरेक्ट जाके गुड्स एंड सर्विस को एक्सपोर्ट करते हैं एक अपने नाम से, चाहे वो बायर ने डायरेक्टली मंगाए हो, ठीक है। बट इसकी जगह पे अगर हम बात करें कि इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स जो होते हैं वो सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स के जरिए। इनडायरेक्टली है ना, वो
सप्लाई तो करते हैं बट वो एक्सपोर्टर्स के जरिए कर रहे हैं। कह रहे हैं लैक ऑफ एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज नहीं होती है किसी के अंदर, कोई भी दिमाग वाली चीज नहीं है। इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट एंड मैन पावर कोज ऑफ डिपेंड ऑफ डायरेक्ट एक्सपोर्टर। इंटरनेशनली कॉन्टैक्ट जो होते हैं, मैन पावर जो होती है वो डिपेंड होती है डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स पे, नॉट इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स पे। फार्मर्स रेयर एक्सपोर्टर्स ओरिजिन सॉरी ग्रेन्स ऑन देयर ओन। फार्मर्स जो होते हैं ना वो अपने नाम पर यहाँ पे खाद वगैरह जो होते हैं बेचते हैं, ठीक है, नॉट इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स के नाम पे भेजते हैं, बट डायरेक्ट एक्सपोर्टर अपने नाम पे दूसरों का सामान लेके जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस दिया हुआ है एक्सपोर्टर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर। दूसरा तरीका है, सेकंड तरीका है इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। इंटरनेशनल लाइसेंसिंग दूसरा तरीका है कि आप इंटरनेशनल लाइसेंसिंग करवा के आप घुस सकते हो, एंट्री ले सकते हो किसमें, इंटरनेशनल बिजनेस में। इंटरनेशनल लाइसेंसिंग इज ए एग्रीमेंट बिटवीन लाइसेंसर एंड द लाइसेंसी। लाइसेंसी वो व्यक्ति जिसका बनाया गया है लाइसेंस, लाइसेंस लाइसेंसी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो लाइसेंसी क्या होता है, एक बार मैं फिर दोबारा से समझा रहा हूँ। लाइसेंसी मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसने लाइसेंस बनवाया हो। लाइसेंसर वो पर्सन होता है जो लाइसेंस बना रहा है, ठीक है। तो जो बना रहा है वो लाइसेंसर, जो बनवा रहा है लाइसेंसी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। आपको इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एक एग्रीमेंट होता है लाइसेंसर और लाइसेंसी के बीच में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें यूज ऑफ ब्रांड नेम होता है कि किस ब्रांड का आपको लाइसेंस चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं ब्रांड में बहुत सारे ब्रांड है, तो मैं उसमें बात करता हूं जैसे कि मैकडोनल्ड्स, ठीक है, मैकडोनल्ड्स। तो मैकडोनल्ड्स के जो बर्गर है उसमें मैकडोनल्ड्स का जो कॉपीराइट है, जो लाइसेंस है ना, वो मैकडोनल्ड्स के पास ही रहेगा, वो कोई और ले नहीं सकता। तो वो ब्रांड बन चुका है मैकडोनल्ड्स, ठीक है। तो मार्केटिंग उसी नाम से होती है। नो हाउ, हम जानेंगे कैसे, हम जैसे ही मैकडोनल्ड्स का नाम लेते हैं, हम जैसे बर्गर बोलते हैं तो गुप्ता बर्गर, ठीक है, तो हम उसका नाम लेते हैं गुप्ता बर्गर, तब हमें समझ आता है बर्गर का नाम लिया है। अगर हम बर्गर की जगह बर्गर का नाम ना लेके मैकडोनल्ड्स ही बोल देना, बंदा समझ जाता है मैकडोनल्ड्स बर्गर का ही नाम है, बर्गर मंगाने वाले हैं, ठीक है। तो वो नो हाउ में आता है कि कैसे जाने। तो उसके सारे कॉपीराइट्स, वर्क मेथड, ट्रेडमार्क्स या पेइंग लाइसेंस है फ्री, तो वो सारी मैकडोनल्ड्स के पास है। अगर कोई भी उसका नाम यूज करता है तो उसको पैसे भरने पड़ेंगे मैकडोनल्ड्स को, ठीक है। आगे लिखा है बैट्स। बैट्स जो है वो क्या है, बैट्स जो है ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी है जिसका नाम है बैट्स। ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी हैज गिवन लाइसेंसिंग इन मैनी कंट्री टू मैन्युफैक्चर देयर ब्रांड सिगरेट 555 इन इंडिया। आईटीसी लाइसेंस्ड प्रोड्यूसर ऑफ 555। देखो आपने देखा होगा 555 वाली सिगरेट आती है, एक सिगरेट आती है जिसपे लिखा होता है 555, हम 555 के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो 555 जो है आती थी वो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी ने बनाई है, और उसने हमारी इंडिया में बनाने के लिए इंडिया वालों को लाइसेंस प्रोवाइड किया हुआ है, और उसके लाइसेंस के बदले में हम उसको पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा था इंडिया आईटीसी लाइसेंस प्रोड्यूसर 555। ऐसे ही पेप्सी कोको कोला का ले सकते हो, पेप्सी कोला को भी लाइसेंस मिला हुआ है जो कि नीदरलैंड से आई थी, ठीक है। इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है पेप्सी कोला, तो इसीलिए उनको एक लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है कि वो उस जगह पर बेच सकते हैं उस लाइसेंस को लेने के बाद। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस में घुसना है तो दो तरीके, पहला एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करके जा सकते हो। दूसरा आप लाइसेंस लो उस चीज के लिए कि हमें ये चीज सेल करना है, उसका लाइसेंस लेके आप उस जगह कर सकते हो जो करना है। तीसरा पॉइंट है हमारा फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग का आप पहले मीनिंग समझो। फ्रेंचाइजिंग इज ए फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग। एक लाइसेंस के जैसा ही फॉर्म होता है जो कि फ्रेंचाइजिंग कहलाता है, ठीक है। वेयर द फ्रेंचाइजर एक्सरसाइज मोर कंट्रोल ओवर फ्रेंचाइजी। जो इसका फ्रेंचाइजर होता है, जो मेन मालिक होता है मीन्स, ठीक है, तो वो कंट्रोल करता है सारी फ्रेंचाइजी के ऊपर, वो राज कर सकता है हर एक फ्रेंचाइजी क्योंकि उसी की है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जो कि दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, हाँ KFC का एग्जाम्पल। जैसे KFC है, इंडिया में भी काफी सारी KFC शॉप है जो KFC बर्गर वगैरह बनाती है, KFC नूडल्स, KFC चिकन्स बनाती है। तो KFC का नाम आपने बहुत सुना होगा, एक वाइट दाढ़ी वाला बुढ़ा बैठता है उसमें, है ना। तो भाई KFC में बता रहा हूँ। तो KFC को अगर आपको भी चाहिए, आप चाहते हो कि मैं भी एक कंपनी खोलना चाहता हूँ जो कि इसी तरह से चिकन्स वगैरह बनाएगी बट KFC के नाम पे, क्योंकि उनका नाम फेमस है तो जल्दी बिकेगा।
और केएफसी के नाम पे बनाएगी तो आपको केएफसी की फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी। तो उस फ्रेंचाइजी को क्या फ्री में ले सकते हैं? तो नहीं, उस फ्रेंचाइजी के बदले कुछ लाख रुपए आपको पे करने पड़ते हैं, लाखों रुपए पे करने पड़ते हैं, फ्रेंचाइजी तब मिलती है। फ्रेंचाइजर वही रहेगा, मालिक वही रहेगा, बट आपने उसका नाम यूज करा अपनी दुकान को चलाने के लिए, वो फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी कहलाता है। जो नाम लेगा वो फ्रेंचाइजी, जो फ्रेंचाइजर होता है वो नाम दे रहा है अपना, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजिंग, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, फ्रेंचाइजी के लिए ट्रेडमार्क्स हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोडक्ट और ब्रांड का नेम आ जाता है, जैसे केएफसी या फिर मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज। तो इस तरह से नाम मिल जाता है उसको। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर के जरिए भी आप इसमें एंटर कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर क्या होता है भाई? देखो, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर्ड का मतलब होता है काफी सारी कंपनियां, फॉरेनर कंपनियां या इंडिया कंपनियां प्रोडक्ट के ना कॉन्ट्रैक्ट लेती है। जैसे कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल में हमें एक शूज की फैक्ट्री में वो मिला कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने बोला कि हमारे लिए 10 करोड़ पेयर्स ऑफ शूज 1 साल में बनाने हैं आप लोगों को, ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसी तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन कंपनी भी निकालती है। तो जब आप उनके कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हो, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तब वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ वो जो प्रोडक्ट है आप वही बनाओगे जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में करा है। हो सकता है वो फुटवेयर का हो सकता है वो कोई भी टॉयज वगैरह हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, एक्स वाई जेड। चाहे वो कोई टॉय हो, चाहे वो कोई खाने का सामान हो, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज हो, कोई भी सामान। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक इंटरनेशनल बिजनेस में घुसने के लिए एंट्री मोड की तरह एक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग। कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग में लिखा है ऑल द कंपनीज विच आर स्ट्रॉन्ग इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मे नॉट हैव टू इक्वल मार्केटिंग स्ट्रेंथ, मगर उनके पास इक्वल मार्केटिंग स्ट्रेंथ नहीं है। However, they may be comfortable dealing with the marketing outlets according to the word such as Tixo, यहाँ पे लिखा है Texo, मेज, के मार्ट, वॉलमार्ट, स्पेनी, ये आपने नाम सुने होंगे, के मार्ट, वॉलमार्ट। जैसे कि वो मार्ट वाले जो नाम होते हैं ना, विशाल मेगा मार्ट और सुपर मार्ट। तो ये सारे ऐसे जो ब्रांड होते हैं यहाँ पर आपका मतलब कि होलसेल में माल वगैरह बिकता है, बड़ी बड़ी मॉल्स होते हैं, ठीक है। तो उन जगह की कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग होती है, एक एक अलग अलग तरह की एक्सचेंजिंग होती है, और बहुत सारे वहाँ पे सुप्रीम इंडस्ट्रीज होती हैं जो अलग अलग तरह की कंट्रीज में फैली हुई हैं। तो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए आप वहाँ पे एंटर करते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर सारी कंपनियां जो है लो लेवल के टेक्नोलॉजी और मैनेजियल एक्सपर्टीज को यूज करती है अपनी फॉरेन कंट्रीज में। इनका इस्तेमाल करके कंपनी जो है अपनी कंपनीज को रन करने का कोशिश करती है। तो ये मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि आपकी कंपनीज में अगर हम एंटर होते हैं एज अ मतलब कि हो सकता है वर्कर हो, एज अ स्टाफ मेंबर हो, तो हम आपके प्रॉफिट्स को, सेल को, परसेंटेज को लमसम टाइम के लिए इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। आपको जब ऐसा लगेगा इंक्रीज कर देगा तो हम आपके हर चीज को मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेज करने के लिए आप कंपनीज में जाओगे तब आपको एक वो मिल जाएगा कार्ड, मतलब कि जैसे ग्रीन कार्ड होता है ना, ऐसे ही आप फॉरेन में जा सकते हो इंटरनेशनल बिजनेस करने मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। जॉइंट वेंचर होता है, जॉइंट वेंचर होता है आप किसी के साथ भी जाके जॉइंट वेंचर कर सकते हो, ठीक है, बट उसके लिए कुछ टर्म्स होती हैं, ठीक है। अगला है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन जैसे कि आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पे जो लोग हैं वो कोलैबोरेशन करते हैं। कोलैब करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि कोलैबोरेशन मतलब होता है जैसे कि एक यूट्यूबर है या दूसरा यूट्यूबर है, ठीक है, वो दोनों मिलकर एक साथ वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, और एक चैनल पे पोस्ट कर रहे हैं, तो वो दोनों कोलैब हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कोलैबोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है द फ्लो ऑफ फंड फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अदर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। कह रहा है कि जहां पर हमारे फंड्स एक डेस्टिनेशन से दूसरी जगह जाते हैं तो उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कंपनी जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का इस्तेमाल जब करती है तो यहाँ पर अपने जो इन्वॉल्व कर लेती है इंटरनेशनल बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट और भी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के बेसिस पर कंट्रोल करती है। पेप्सी, कोका कोला, हयात ग्रुप्स ऑफ होटल, तो ये सारे इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जिस जगह पर पोटेंशियल इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग के तरीकों को लेकर घुस जाते हैं दूसरी जगह पर, ठीक है, तो ये मोड ऑफ एंट्री है।
तो नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन। देखो, ग्लोबलाइजेशन से पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि मोड्स ऑफ एंट्री के मुश्किल से 6 से 7 पॉइंट लिखने हैं। मैंने आपको 6 से 7 करा दिए, बट इसमें 11 से 12 दे रखे हैं, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप बुक से रीड कर सकते हो बाकी, ठीक है। आगे है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल इंटीग्रेशन अराइजिंग फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ वर्ल्ड व्यूज, प्रोडक्ट, आइडियाज। ग्लोबलाइजेशन में हम ये चीजें देखते हैं कि किस तरह से इंटरचेंज होते हैं लोगों के व्यूज, आपस में लोगों के विचार, और साथ ही साथ उसके प्रोडक्ट, आइडियाज, म्यूचुअल शेयरिंग और भी बहुत सारे कल्चर्स वगैरह। Advance in transportation such as the steams, locomotive, steamship, engine, container ship, telecommunication infrastructure, including the rise of the telegraph of the modern offspring of internets, मोबाइल फोन्स। तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं ना भाई, ये सारी की सारी ग्लोबलाइजेशन के पार्ट्स में आती हैं, जो कि कल्चरल एक्टिविटी और इकोनॉमिक्स को डिराइव करती हैं। Globalization of markets refers to the merging of historical distinct and separate national market into one huge global marketplace. Falling barrier to across border trade have made it easier to sell internationally. ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स मतलब होता है यहाँ पर सेपरेट सेपरेट तरह के जो है इंटरनेशनली ब्रांड्स आते हैं, अलग अलग तरह के मार्केट प्लेसेस होता है, एक जगह से दूसरी जगह बॉर्डर क्रॉस करके चीज़ों की डील करी जाती है, जो कि बहुत ईजियर हो जाता है इंटरनेशनली सेल करने के लिए या बाई करने के लिए, ठीक है। तो ये ग्लोबल मार्केट्स होते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आ जाता है सिटी ग्रुप क्रेडिट कार्ड्स, कोको कोला सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोनी प्ले स्टेशन, वीडियो गेम्स, मैकडोनल्ड्स हैमबर्गर्स, स्टारबक कॉफी और आइका फर्नीचर्स, ठीक है। तो ये बहुत सारे इसके पार्ट हैं जो कि आज ऐसी कंपनियां हैं जो इन्हीं चीज़ों को लेकर ग्लोबलाइजेशन मार्केट्स कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन सी चीज़ों का ग्लोबलाइजेशन प्रोडक्शन अभी किया जा रहा है? ये देखो, गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह के प्रोडक्ट होती हैं, जैसे कि नेशनल डिफरेंस के अंदर कोई भी चीज जो यहाँ पर क्वालिटी एंड कॉस्ट फैक्टर्स प्रोडक्शन हो रहा है, वही चीज दूसरी जगह करते हैं, तो वो ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। इसमें लेबर लगती है, एनर्जी लगती है, लैंड और कैपिटल लगाई जाती है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी ग्लोबलाइजेशन लेवल पर प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। ईस्ट जापानी सप्लायर मेक पार्ट ऑफ द फ्यूजलेग doors and wings. Fuselage door and wings. A supplier Singapore make the doors for the nose landing gear. नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन होता है टू मैक्रो फैक्टर अंडरलाइन द ट्रेंड टुवर्ड्स ग्रेटर ग्लोबलाइजेशन। द फर्स्ट इज डिक्लाइन इन बैरियर टू द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स। पहली चीज तो होना चाहिए डिक्लाइन इन बैरियर्स। जो बैरियर्स होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह नहीं आने देते, तो वो हट जाने चाहिए। कैपिटल दैट भी अकर्ड हैव द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। जैसे कि आपको पता है कैपिटल जो है पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। द सेकंड फैक्टर है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है वो चीज। तो पहली चीज है डिक्लाइन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, कि जो भी इन्वेस्टमेंट के अंदर बैरियर्स वगैरह हैं, जो भी एक दूसरी कंट्री को अक्रॉस करते टाइम पे आते हैं, तो वो चीजें कम हो जानी चाहिए। जिसके अंदर लिखा है FDI occurs when a firm invest resources in the activity outside a home country। आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, होम कंट्री से अगर कोई भी चीज आना जाना है और उसके अंदर कोई भी बैरियर होता है, तो उस जगह पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैरिफ लगाया जाता है। हाई टैरिफ मैन्युफैक्चर गुड्स वगैरह जो है उनकी वजह से पूरा नहीं हो पाता। पॉइंट नंबर सेकंड है द रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। द लोअर ट्रेड बैरियर्स ग्लोबलाइजेशन प्रोडक्शन। यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई भी ग्लोबलाइजेशन मार्केट प्रोडक्शन के अंदर पॉसिबिलिटीज होती है, टेक्नोलॉजिकल चेंज हैज मेड इट ए टेंजेबल रियलिटी। टेंजेबल रियलिटी होता है जिनको हम छू सकते हैं। इस तरह के कुछ चेंजेस सिंस द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखने को मिले थे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है टेलीकम्युनिकेशन इज क्रिएटिंग
एक ग्लोबल ऑडियंस, टेलीकम्युनिकेशन जब से आया है जैसे कि टीवी, इंटरनेट वगैरह, तो इसकी वजह से ग्लोबल ऑडियंस क्रिएट हो चुकी है। ट्रांसपोर्टेशन इज क्रिएटिंग ए ग्लोबल विलेज, ट्रांसपोर्टेशन ने ग्लोबल विलेज क्रिएट कर दिए हैं। उसके बाद लिखा है ब्रूनोस, ईरान्स एंड बोस्टन्स एज द बर्किंघम इन बीजिंग, और ऑर्डिनरी पीपल्स आर वॉचिंग एमटीवी। एमटीवी जो है वो एक तरह का रियलिटी शोज है जो आईपॉड वगैरह इंटरनेट के माध्यम से देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारा टेक्नोलॉजिकल चेंज है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब से आया है, तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे लिखा है लो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन हैज मेड इट इकोनॉमिकल एंड शिप प्रोडक्ट्स अराउंड टू द वर्ल्ड एंड द ग्लोबल मार्केट्स। कह रहे हैं लो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है, अब एक जगह से दूसरी जगह इजीली आ जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू द ट्रम्बलिंग कॉस्ट ऑफ शिपिंग गुड्स बाय एयर, रोजेस, ग्राउंड, एडुकेटर्स एंड द कट 2 days लेटर सोल्ड इन न्यूयॉर्क। पहले क्या होता था कि अगर कोई भी ट्रम्बलिंग कोस्ट पे कोई भी शिपमेंट कराई जाती थी, या हवा से कुछ भेजा जाता था, या पानी के जरिए भेजा जाता था, तो वो आज भेजा गया है तो वो 2 से 3 दिन बाद पहुंचता था अलग अलग सिटी में, न्यूयॉर्क वगैरह में। बट अब के टाइम पे क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अगर कोई भी चीज भेजो तो अब वो कुछ ही मिनटों में, घंटों में पहुंच जाता है, जिससे वो खराब वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है एक तरह का इम्प्रूवमेंट है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे दिस हैज रिड्यूस द कल्चर distance between countries bring to the converts and the consumers taste and preferences। कस्टमर्स के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है कि इतना ज्यादा डिस्टेंस जो दोनों कंट्रीज में होया करता था वो खत्म हो गया एक तरह से, ठीक है। और वो बहुत जल्दी जल्दी जो है वो सामान वगैरह उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो ये ज्यादा उनके लिए अच्छा है। उसके बाद लास्ट में एक लाइन है छोटी सी, while modern communication and transportation technology are using in the global village। ग्लोबल विलेज होते हैं जो नेशनली रूप से अभी छोटे छोटे कस्बे वगैरह हैं, वहां पर कम्युनिकेशन स्किल्स, ट्रांसपोर्टेशन स्किल्स और टेक्नोलॉजीज वगैरह का आना जरूरी है, सिग्निफिकेंट। एंड नेशनल डिफरेंस रिमेन इन द कल्चर, और बाकी जो है नेशनल डिफरेंसेस हैं, रिमेन कल्चर्स जो है उनमें भी जल्दी आएगी, और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस जो है वो बिजनेस प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे इग्नोर लिखा है, इग्नोर्स डिफरेंस बिटवीन कंट्री डज इट पैरेलल। एक फर्म जो है वो इग्नोर करती है दो कंट्री के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है उसको, क्योंकि वो कवर करती है अपने कंज्यूमर्स के लिए। तो यहाँ पर आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया और यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ लाइक कर देना, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, इसी तरह से बाकी सारे चैप्टर्स की वीडियोस के लिए। वीडियो में कुछ समझ आया हो तो कमेंट कर देना, अच्छी है तो वो भी बता देना, कुछ अगर सुधारने के लिए है तो वो भी कमेंट कर सकते हो। और अगर किसी को इस बुक के नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स रेडी हो चुके हैं। नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि नोट्स परचेज करने हैं इस बुक के, और मिनिमम अमाउंट पे करके नोट्स को बाय कर सकते हो। स्क्रीन पे जो नीचे नंबर शो कर रहा है इसी नंबर पे आप मुझे मैसेज करके इसकी सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ नोट्स को बाय कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम के भाई लिंक्स वगैरह मेरे ग्रुप्स के ना डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लेना, ज्वाइन कर लेना, कोई हेल्प चाहिए तो बता देना वहाँ पे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। हाँ, एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़, मैं कंटिन्यूस वीडियोस लेके नहीं आ पा रहा अभी क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा है, बट मैं एग्ज़ाम से पहले सारी बीकॉम सेमेस्टर 6 की सीरीज़ को कंप्लीट करवा दूंगा, और इसकी जो भी सीरीज़ होंगी, जो भी 10-12 लेक्चर्स हैं, डिस्क्रिप्शन में देखोगे भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखी है, हर एक चैप्टर के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके उसको देख सकते हो। थैंक यू।